अगर आप गाय का फेस देखोगे फ्रंट में छोटा रहता है, राइट पीछे से बड़ा रहता है। राइट सो दैट इज़ गुड फॉर वास्तु। जो आज हमारे भारत में जो नया संसद भवन बना है पूरा वास्तु से बनाया हुआ है। आप उसका फ्रंट देखोगे एंड उसका प्लान में देखोगे तो सेम ऐसा उसका शेप है। वास्तु मतलब काम कैसे करता है, उसके पीछे का साइंस क्या है? ये एक्चुअली जो वास्तुशास्त्र है ना, ये स्टार्ट हुआ था 6000 ईयर्स एगो और प्रॉपर वास्तुशास्त्र अपने पूरे युग में आया ये 3300 साल पहले। तो जो वास्तु पुरुष है, आप सबके घर में देखते हैं कि वास्तु शांति के लिए उनको गाड़ते हैं अग्नि कोने में। जिस टाइम पे उसका अंत हुआ था, जब वो ऐसे धरती के ऊपर उनको एंड टाइम पे जब वो जैसे बैठे थे, तो वो उनका फेस था ईशान्य की तरफ, उनके पैर थे साउथ वेस्ट की तरफ। तो ब्रह्मदेव ने उस टाइम पे ऐसे बोला जाता है इतिहास कि शाप दिया था। तो जिस प्रकार से ये बैठा है और जिस तरह से इसकी रचना है, उसी तरह से आने वाले सभी लोगों ने अपने घर की वास्तु की रचना करनी है। अगर वो वैसा करेंगे तो उनका घर सुख समृद्धि से भरेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उनको तकलीफें होगी। ऐसा वैदिक शास्त्र, वैदिक बुक में भी लिखा हुआ है ये सारा। सो ये इतिहास है उसका। ये वास्तु वर्ड जो है ना, वो काफी कंफ्यूजन में हमेशा रहता है। यस, आपके हिसाब से एक घर में वास्तु का क्या अहमियत होता है? वैसे भी हमारे इंटीरियर लाइन में थोड़ा वास्तु फॉलो होता है, राइट बट ओनली वी ईस्ट कहा है, नॉर्थ पे क्या है राइट उतना ही फॉलो करते डायरेक्शन के थे। रिलेटेड, विंड फ्लो के रिलेटेड। हाँ, so मैंने देखा कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो बैलेंस करके ही पूरा अपना घर और वास्तु बनता है। किस किस तरीके की गलतियां नॉर्मली एक घर में हो जाती है अगर वास्तु का ध्यान ना रखे तो? कुछ लोग बिलीव करते हैं रेमेडीज। रेमेडीज इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। ओके आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है रेमेडीज। वास्तु से अगर आप घर करते हो, जो भी आपका प्रॉपर्टी, हाउस, होम, ऑफिस करते हो, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा बैलेंस और आपको सुख समृद्धि पक्का मिलेगा। इसके कोर क्या है? तो बिल्डिंग को भी देख के हम उसका शेप देख के भी हम बता सकते हैं वास्तु का। बिल्डिंग का शेप भी मायने रखता है वास्तु के अंदर? यस यस। जो 3x2 के टेबल से लेके आपकी ये जो नेशनल अवार्ड तक आप पहुंचे, उसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो मेरा ऐसा एम था ना कि मुझे मैक्सिमम प्रोजेक्ट पहले इनिशियली लेना है। मैं अकेला ही पहले भागता था, सो यू आर अ सेल्फ मेड मैन। क्योंकि अगर मैं स्टार्ट सिर्फ फॉर फीस या मनी देखूंगा तो मुझे पता है कि थोड़े कंपटीशन रहते तो काम नहीं मिलते। कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको अर्ली फेजेस में फेस हुए हो? न्यू जो हमारे वेंडर्स या जो भी लेबर्स है वो अच्छे ढूंढना, वो एक थोड़ा चैलेंजेस था। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए वास्तु के अकॉर्डिंगली आपका नया घर बनाने के बाद? मेरे घर में पहले हमारे घर में बच्चे या फीमेल कम से कम वीकली 2-3 टाइम्स उनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, जो मेरा पहले का घर था। आई शिफ्टेड माई होम फ्रॉम प्रॉपर वास्तु लोकेशन। वो ओके। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजाइन बियॉन्ड वॉल्स। आज के जो हमारे गेस्ट है वो सिर्फ एक इंटीरियर डिजाइनर नहीं बल्कि वास्तु कंसल्टेंट भी है। पिछले 24 सालों से वो अपना रीच एक्सपीरियंस पुणे नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में डिलीवर कर रहे हैं। Renowned for its award-winning residential and commercial turnkey projects across Maharashtra. Let's welcome our today's guest, Mr. Rahul Choradia. जैसे संयम इंटीरियर्स है, इसका क्या मीनिंग होता है? आपने क्यों ये स्पेसिफिक वर्ड सेलेक्ट किया, संयम इंटीरियर्स? तो एक्चुअली जब मेरा इनिशियल इंटीरियर स्टार्ट हुआ था इन 2000, तो जब हमारा स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैं और मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स जो पास आउट हुए थे साथ में, जी तो न्यू थे, तो हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलके पहले स्टार्ट किया था। ओके। तो हम 4 लोग थे, तो हमने तभी नाम क्या रखना, तो हमने तभी स्क्वायर इंटीरियर नाम रखा था। और वो तीनों पूना से थे एंड आई वाज फ्रॉम PCMC। ओके। सो हमारा अच्छा काम चला 6-8 महीने, बट मुझे थोड़ा ट्रैवल में थोड़ा लेट होता था। इसके लिए फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि मैं थोड़ा PCMC में मेरा अलग से स्टार्ट करता हूँ, एंड उन्होंने फिर वहाँ पे स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्ट किया 2000 में ही स्टार्ट किया था, 6 महीने बाद। ओके। सो उसी नाम से भी स्टार्ट किया था, बट आफ्टर माय मैरिज मेरा जो लड़का हुआ फर्स्ट, उसका नाम संयम रखा था। सो उस नाम से फिर मैंने स्टार्ट किया संयम इंटीरियर्स। एंड संयम मीन्स क्वाइट, शांत, राइट, एक थोड़ा धार्मिक वर्ड होता है, राइट। तो इसके लिए फिर वो मैंने नाम संयम इंटीरियर्स नाम रखा था। अर्ली जब आपने संयम इंटीरियर स्टार्ट किया बैक इन 2000, तो कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको अर्ली फेजेस में फेस हुए हो?
वैसे चैलेंजेस तो आने ही चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। सो चैलेंजेस तो आए थे, बट मेरा ऐसा एम था ना कि मुझे मैक्सिमम प्रोजेक्ट पहले इनिशियली लेना है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट सिर्फ फॉर फीस या मनी देखूंगा तो मुझे पता है कि थोड़े कंपटीशन रहते तो काम नहीं मिलते। तो चैलेंजेस के लिए मेरे पास वही था कि मैक्सिमम में ऑल ओवर नियर पूना एरिया, मतलब शिरूर या नगर, उस एरिया में मैं कहा कैसे पहुंचूं और वहाँ ओके पे प्रोजेक्ट कैसे मिला हो। तो मेरे पहले रिलेशंस में हमने काम स्टार्ट किए। ओके तो चैलेंजेस मेन वो था कि मुझे इनकम ऑफ सोर्स पहले बहुत कम था, क्योंकि ओके रिलेशन में रिलेटिव्स में हम फीस राइट उतना नहीं बोल सकते कि जितना राइट हम मार्केट से ले रहे। राइट और न्यू जो हमारे वेंडर्स या जो भी लेबर्स है वो अच्छे ढूंढना, वो एक थोड़ा चैलेंजेस था। तो वो हमने एक अच्छा टीम बिल्ड किया धीरे धीरे। और फिर जैसे मैंने 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैंने ऐसा खुद में ऐसा सोचा था कि मैं घर से मेरे फादर से कुछ भी अमाउंट नहीं लूँगा मेरा न्यू ऑफिस करने के लिए। सो मैं खुद ही मैंने स्टार्ट में मेहनत किया, जो हमने कुछ साइड्स किए उसके जो भी मुझे फीस आए वो बेस पे मैंने खुद का मेरा बाद में ऑफिस लिया और स्टार्ट किया। सो यू आर अ सेल्फ मेड मैन। हाँ, यस यस। सो वो चैलेंजेस वही थे मेन कि मैं अकेला ही पहले भागता था। अंकल के ऑफिस में, उनको बिल्डर थे, उनका ऑफिस मैंने डिज़ाइन किया था। ओके एक छोटा सा मुझे स्पेस दिया था, 3x2 का टेबल था, और वहाँ पे मैंने एक स्टाफ रखा था। और ओके जो वो ड्राइंग करता था, मैं दिन भर साइड पे भागता था 2 व्हीलर पे। ओके सो ऐसे हमने 2 साल मैंने वैसे निकाले, पूरे 2-3 साल। सो आपकी ये जो जर्नी है पूरी, जहाँ से आप बता रहे कि संयम इंटीरियर स्टार्ट हुआ, जो 3x2 के टेबल से लेके आपकी ये जो नेशनल अवार्ड तक आप पहुँचे, यस। उसके पीछे की क्या स्टोरी है? जो हमको आपने बताया अभी जो नेशनल अवार्ड्स, तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस स्टेज में काफ़ी ऐसे रिलेशंस फ्रेंड्स के मुझे काम मिले थे। तो जो हमको ये अवार्ड मिला था, तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका पहले मैंने एक छोटा उनका ऑफिस और घर बनाया था। फिर 2009 में उसने एक बंगलो प्लॉट लिया, और बंगलो प्लॉट लेने से मैं उसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि एज पर वास्तु हमको लेना था। तो हमने वो प्लॉट लिया। फिर एज आई एम ओनली इंटीरियर डिज़ाइनर, सो हमने एक अच्छे आर्किटेक्ट हायर किए, ओके और उनके साथ में वो पूरा बंगलो एक 1.5 ईयर में बिल्ड किया। देन मेरा वहाँ पे इंटीरियर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। सो वहाँ पे मुझे, जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझे बहुत अच्छा फ्री हैंड दिया कि वट एवर यू विल डू बेस्ट डिज़ाइन। सो वो डिज़ाइन में हम लोगों ने जो बंगलो का प्रोजेक्ट किया, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा मतलब आर्टिस्ट, हैंडमेड पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड सम फर्नीचर्स भी हमने चाइना से सोर्स किया था। इन 2009? 9, हाँ, उस स्टेज में यू विल नॉट बिलीव मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था जब हमको जाना था। तो ऐसे स्टेज पे वो हमारा काम था। देन वो सोर्स करने से क्या हुआ कि जो हम लोग यहाँ पे सारा जो इंटीरियर देखते हैं, तो वहाँ पे हमको कुछ ऐसे मतलब स्टफ़ मिले, मोनोपोली मीन्स जो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी नहीं देखे थे। फॉर एग्जांपल बेड, सम ब्यूटीफुल सोफ़ाज़। जैसे हमारे यहाँ पे हम सोफ़ा बनाते तो ऑलमोस्ट 3 सीटर वो 6-6.5 फीट का होता है, राइट बट वो हमारा था 8 to 9 फीट लॉन्ग। सो ओके, हाँ, 3 सीटर 8 to 9 9 फीट फीट लॉन्ग। लॉन्ग। उसके हैंड रेस्ट ही लगभग 12 इंचेस के थे। ओके सो ऐसे कुछ डिज़ाइंस हमको वहाँ पे मिले, मतलब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था वैसे बनाना। सो ऐसा हमने पूरा प्रोजेक्ट वो कंप्लीट किया, और मैंने ऐसे ही वो जब कंपटीशन था तो उसमें मैंने वो पार्ट लिया था। सो वहाँ पे वो हमको प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला था। अच्छा, वही प्रोजेक्ट के लिए आपको यस यस। नेशनल अवार्ड मिला हुआ हाँ। था। सो राहुल जी, आपने अपने दोस्त का जो ये घर किया, उस टाइम पे आपने प्लॉट सिलेक्शन से लेके एंड तक आप अपने दोस्त के साथ खड़े रहे। Yes, और yes. आपने एक वर्ड अभी यूज किया, वास्तु। ये वास्तु वर्ड जो है ना, वो काफी कंफ्यूजन में हमेशा रहता है। Yes, correct. नॉर्मली मतलब कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। आपके हिसाब से एक घर में वास्तु का क्या अहमियत होता है? जो आपने भी सवाल किया है, एक्चुअली वास्तु स्टार्ट हुआ सीखना ऑन माय होम, मतलब मेरे घर से ही स्टार्ट हुआ था। 2005 में मेरे कुछ बारामती में मेरे बंगलो के प्रोजेक्ट चालू थे 2-3। तो वहाँ पे मैं जब भी साइट पे जाता था, हम लोग ड्राइंग बना के जाते थे, क्लाइंट को एक्सप्लेन करते थे, वार्डरोब यहाँ होगा, बेड वहाँ होगा, जो भी। बट वहाँ के मेरे क्लाइंट मुझे इंसिस्ट करते थे कि नहीं, मुझे बेड यही चाहिए, यही प्लेस में मेरा वार्डरोब आएगा।
सो मैंने उनको पूछा कि मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमारे जो वास्तु वाले, उनको आपका ड्राइंग भेजा, उन्होंने बोला यही पोजीशन पे हमको चाहिए। ओके सो नेक्स्ट साइड पे गया, वहाँ पे भी सेम था। तो ओके वहाँ के जो जो वास्तु वाले बहुत फेमस थे। सो मैंने स्टडी किया कि कुछ ना कुछ होगा। मैंने क्लाइंट को भी पूछा कि ऐसे आप क्यों उनको भी विश्वास रख रहे हैं? सो उन्होंने मुझे बिहाइंड द स्टोरी थोड़ा बताया कि हमको उसका अच्छा बेनिफिट हुआ है, जो भी उन्होंने बताया। सो वैसे भी हमारे इंटीरियर लाइन में थोड़ा वास्तु फॉलो होता है, राइट बट ओनली भी ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ पे क्या है, राइट उतना ही फॉलो करते डायरेक्शन थे। के रिलेटेड, विंड फ्लो के रिलेटेड। हाँ, विंड फ्लो के रिलेटेड। तो मैंने फिर नेक्स्ट विजिट में उनको पूछा कि कौन है वास्तु वाले। तो मैं उनको मिला और उनको मेरे घर पे भी इनवाइट किया, क्योंकि वो जो बता रहे थे तो मुझे लगा कि मैं भी दिखा दूँ एक बार। कि हमारे घर में थोड़े कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा बीमार रहते थे, वो एक ओके रीज़न था। ओके सो मैंने उनको बुलाया, दिखाया, तो उन्होंने मुझे कुछ चेंजेस बोले। एंड उन्होंने बोला कि आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, यू हैव टू चेंज द फ्लैट। अच्छा, हाँ, तो मैं थोड़ा मतलब शॉकिंग हो गया। वास्तु वाले यहाँ तक हमें गाइड करते हैं कि आप ये घर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो वो मेरा वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। सो मैंने जो उन्होंने बोला सब फॉलो किया। आफ्टर 3 years आई चेंज माई हाउस। मैंने 3 साल बाद मेरा घर चेंज किया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पता है इतना जल्दी नहीं होगा, तो मैंने ढूंढा और मुझे मेरे बाजू में ही एज पर वास्तु अच्छा मुझे मिला। सो 3 साल मैंने पूरा उनके साथ में प्रैक्टिकल में खुद सीखा। मैंने मेरे काफ़ी क्लाइंट की साइट्स या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए उनको, हर वास्तु कंसल्टेंट। तो मैं वहाँ पे उनके साथ में जाता था, मैं पूरा देखा, मैंने सीखा फिर वास्तु, प्लस कुछ बुक स्टडी किए मैंने। तो मैंने एकदम खुद से ही ये सोचा कि इसके बारे में अपन पूरा स्टडी भी करेंगे, जो हमको इंटीरियर फील्ड में यूज़ भी होगा। जी सो मैंने देखा कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो बैलेंस करके ही पूरा अपना घर और वास्तु बनता है। ओके तो इतना उसमें मैंने फ़र्क देखा है कि वास्तु से अगर आप घर करते हो, जो भी आपका प्रॉपर्टी, हाउस, होम, ऑफिस करते हो, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा बैलेंस और आपको सुख समृद्धि पक्का मिलेगा। और जो मैंने काफ़ी घर ऐसे भी देखे कि जो वास्तु में प्रॉब्लम से बड़े बड़े, जैसे आपने बोला चेंज किया, क्योंकि फ्लैट के घर में क्या होता है ना कि लिमिटेशन होता है आपको सिविल चेंजेस। राइट अगर मेरा एंट्रेंस राइट डोर ही गलत है, राइट सो आई कैन नॉट चेंज। राइट अगर कुछ जगह पे किचन की जगह बेडरूम है तो वो हम कुछ डिज़ाइन करके चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल बट आपका एंट्रेंस हो गया या कुछ टॉयलेट पोजीशन हो गए, वो आप चेंज नहीं कर सकते। सो उस स्टेज पे आपको ऑप्शन ही नहीं होता है कि आपको घर ही चेंज करना पड़ता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं इन रेमेडीज़, बट मेरा जितना स्टडी हुआ है, रेमेडीज़ इज़ अ टेम्पररी सॉल्यूशन। ओके वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है रेमेडीज़। इसके लिए हम लोग, जो भी अभी मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो भी पहले घर लेते हैं या ऑफिस लेते हैं, या अगर उनको मौका मिलता है तो पहले हमको प्लान भेजते हैं टू सिलेक्ट द प्रॉपर इन वास्तु। मिनिमम आपका 60% तो भी होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अच्छा 60% मिनिमम होना चाहिए वास्तु के हिसाब यस से। यस। कोई रियल लाइफ आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं वास्तु से जो चेंजेस आते हो, या किस किस तरीके की गलतियां नॉर्मली एक घर में हो जाती है अगर वास्तु का ध्यान ना रखे तो, और उससे क्या इफेक्ट आ सकती है एक इंसान की लाइफ में? हाँ, अभी 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। जैसे सबसे मेन, आप कभी भी घर लेते हो, कोई भी हो, तो उन्होंने घर प्रॉपर जो वास्तु कंसल्टेंट उनको बताना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है रियलिटी में कि हमारे साइड पे कभी कभी कोई वास्तु वाले भी आके क्लाइंट को बता के जाते, जी बट कुछ लोग ऐसे गलत भी बताते हैं। ओके सो आपको प्रॉपर वास्तु क्या है, या फॉर एग्जांपल कि किचन जो है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ओके बट पता नहीं कुछ वास्तु वालों ने उनको अलग ही डायरेक्शन बताया था कि आपका किचन यहाँ रहा तो भी चलेगा। एक तो सबसे मेन है कि आपको प्रॉपर वास्तु, उसका नॉलेज थोड़ा होना चाहिए या प्रॉपर कंसल्टेंट होना चाहिए, नंबर 1। ओके सेकंड, जो आपने पूछा कि घर में क्या देखना चाहिए, तो नंबर 1 आपका एंट्रेंस डोर आपको देखना चाहिए, ओके जो कि अपने वास्तु में लोगों को सिर्फ 4 दिशाएं बताए, जी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। साउथ ट्रू तो होते हैं वैसे टेक्निकली वैसे 16, लेकिन हम लोग 8-9 दिशा में मानते हैं। 16 डायरेक्शंस होती यस है। यस। उसमें से 9 डायरेक्शन इज मेन। ओके मेन जैसे साउथ ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट के बीच में आता है अग्नि कोना, अच्छा तो अग्नि कोना एक हो गया। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट होता है, उसके बाद में उसके बीच में होता है ईशान्य कोना। ओके सो ऐसे पूरे डायरेक्शन के कोने भी होते हैं। तो जो घर का वास्तु आप जब देखोगे, तो नंबर 1 आपको मैंने बताया कि एंट्रेंस, एंट्रेंस जो कभी भी साउथ वेस्ट का कोना नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा
सेकंड कि आपके जो टॉयलेट्स पोजीशन है जो भी फ्लैट में चेंज नहीं हो सकते पॉसिबली, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आपके नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी टॉयलेट या वाटर जोन साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर है तो एज पर वास्तु ही चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में अगर किसका टॉयलेट है हम्म, तो कुछ लोग रेमेडीज देते हैं, बट वो नहीं हो सकता है क्योंकि ईशान्य कोना जो होता है ये भगवान की जगह होती है। ओके वहाँ पे हमेशा आपको पवित्र ही रहना चाहिए। अगर ओके आपका टॉयलेट है तो आपको एक ही ऑप्शन है कि वहाँ का आप कमोड रिमूव करो, वहाँ से आप कमोड को हटा दो, हमेशा के लिए निकाल ही दो। तो फिर तो वहाँ पे रहेगा ओनली आप शावर ले सकते हैं, यानी ओनली वाटर एलिमेंट कैन बी यूज देयर। ओके तो आपको अगर घर में किसका 3 BHK अगर हाँ 3 या 4 टॉयलेट्स है तो हम्म आपको एक को सेक्रीफाइस करना ही होगा। जैसे आपने पूछा कि फ्लैट चेंज, तो हम्म ऐसे टाइम पे फ्लैट चेंज के टाइम आती है कि ओके कोई अगर ओके ऑप्शन ही नहीं है तो ऐसे टाइम आ सकते हैं। एंड थर्ड जो और एक मैंने खुद रियल लाइफ में देखा है कि हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो, ये आपको मैं मतलब 8-10 साल पहले की बात है। तो बिल्डिंग को भी देख के हम उसका शेप देख के भी हम बता सकते हैं वास्तु का। बिल्डिंग का शेप भी मायने रखता है वास्तु के अंदर। यस यस यस, क्योंकि उसका शेप कैसा है। अभी जो हमने देखा था एक बिल्डिंग हमारे यहाँ पे था PCMC में, तो मेरे जस्ट भाई हम वाइल ड्राइविंग ही शोज मी दैट बिल्डिंग। तो मैं देखते ही मतलब मैंने पूरा देखा, वो उसी एरिया में मैं रहता हूँ तो मैंने वो बिल्डिंग देखा था। तो मैंने जस्ट उसको ऐसे ही बोला कि इस बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग हैं यानी जिनका भी उधर बिजनेस है 3-4 साल तक चलेगा, और मे भी बंद हो सकता है या फिर उनको बहुत बड़े झटके लग सकते हैं। ओके ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वास्तु रिलेटेड है ये। तो यू विल नॉट बिलीव आफ्टर 4 या 5 years उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं है आज। पूरा बिल्डिंग लॉक्ड है, सारे के बिजनेस वहाँ पे बंद हो चुके हैं। जो बिल्डिंग था वो पूरा रेंटेड था। हाँ एंड जो ओनर है आई जस्ट हर्ड कि ही आल्सो एक्सपायर्ड। ओ सो उसका रीज़न मतलब शेयर करता हूँ जस्ट इन स्मॉल, कि जो भी बिल्डिंग होते हैं ना वो स्क्वायर होने चाहिए, प्रॉपर रेक्टेंगल होने चाहिए, उसको 4 कोने होने चाहिए। सो ये बिल्डिंग का जो शेप था वो पूरा ऐसा पीछे से कम 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 होते जा रहा है, यानी फ्रंट अगर उनका 60 काइंड फीट ऑफ है, ट्रायंगल जैसा शेप था। ट्रायंगल जैसा शेप था। सो दैट रिलेट कि यू विल गो नैरो एंड योर बिजनेस योर हाउस। विल ऑल्सो गो नैरो। यस यस। ओके सो ओके इसको वास्तु रिलेटेड भाषा में व्याघ्रमुखी बोलते हैं। अगर आप गाय का फेस देखोगे फ्रंट में छोटा रहता है, राइट पीछे से बड़ा रहता है। राइट सो दैट इज़ गुड फॉर वास्तु। जो आज हमारे भारत में जो नया संसद भवन बना है, हम्म अगर आप चेक करोगे जो अभी मोदी जी ने बनाया वो हम्म पूरा वास्तु से बनाया हुआ है। आप उसका फ्रंट देखोगे एंड उसका प्लान में देखोगे तो सेम ऐसा उसका शेप है। तो शेप भी ओके रिलेट करता है। मतलब अगर उस बिल्डर ने सिर्फ उल्टा किया होता तो वास्तु पूरा चेंज हो जाता। हाँ जो आगे से बड़े से जो छोटा पीछे हो रहा था उसकी जगह पर आगे छोटा होता और पीछे बड़ा हाँ वो होता तो चलता पूरा है। बिल्डिंग का वास्तु चेंज हो जाता। यस यस, बट वो क्या होता है ना कि बिल्डर बनाते हैं एज पर उनके प्लॉट साइज, उनको राइट डिमार्केशन होता है, राइट कितना राइट स्पेस छोड़ना पड़ता है। राइट तो वो लोग वो वास्तु बहुत सारे लोग रिलेट नहीं करते। जो बिल्डर्स होते हैं वो ओनली एंट्रेंस डोर रिलेट करते हैं कि हमको डोर वास्तु में देना है, बट वो शेप में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आई बिलीव वास्तु इज वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग नाउ। यस, जैसे मैंने बताया मैंने खुद का ही घर चेंज किया। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए वास्तु के अकॉर्डिंगली आपका नया घर बनाने के बाद? कुछ एग्जांपल दे पाएंगे आप? यस यस, जैसा मैंने बोला ना कि मेरे घर में पहले हमारे घर में बच्चे या फीमेल वो ज़्यादा बीमार रहते थे। मैं कम से कम वीकली 2-3 टाइम्स उनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, जो मेरा पहले का घर था। तो जब मैंने चेंज मीन्स आफ्टर आई शिफ्टेड माई होम फ्रॉम प्रॉपर वास्तु लोकेशन, वो 90% बंद हो गया पूरा। ओके वो पूरा 90% बंद हो गया। मतलब जो मैं बताया ना कि बार बार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वो काफ़ी 90% बंद हो गया। नॉर्मल तो होता ही है, बट जो जितना हमको तकलीफ था वो एकदम से कम हो गया पूरा। सो जब मैंने ये सेल भी किया तो अभी ऐसा होता है ना कि हमारा वस्तु गलत है, हम दूसरे को सेल कर रहे हैं तो उनका भी तकलीफ हो सकता है। जी जी सो वैसा होता है। जब मैंने सेल किया तब मैंने ये बोल के ही सेल किया जिसको भी दिया कि आई एम लिविंग दिस प्रॉपर्टी फॉर 2 रीज़न। एक तो मुझे घर थोड़ा बड़ा चाहिए एंड सेकंड ये मेरा थोड़ा घर वास्तु में नहीं है।
सो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला ठीक है हम वास्तु नहीं मानते, हमको चलेगा। अच्छा, हम्म। मतलब जो वास्तु में नहीं मानते हैं, क्या उनकी लाइफ में भी इफेक्ट आता है या सिर्फ मानते हो उनकी लाइफ में आता नहीं है? नहीं, 100% सभी को ही आता है। अभी लोगों को क्या होता है ना, जब ये तकलीफें चालू होती है तब राइट, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। राइट, राइट। तब वो वास्तु वाले ढूंढते, एस्ट्रोलॉजर ढूंढते, या जो भी न्यू घर ढूंढते, जब तकलीफ आता है तभी ढूंढते। तो ये जो मानो या ना मानो सबको ही इफेक्ट होता है। इवन अभी हमने कुछ कुछ वास्तु कंसल्टेंट, अभी उसके बाद से मैंने जितना सीखा तो लोग अभी मुझे वास्तु कंसल्टेंट भी बुलाते हैं काफ़ी लोग। ओके, तो मैंने अभी रिसेंटली दुबई में भी एक फ्लैट का वास्तु किया। ओके, सो वहाँ से भी उन्होंने मुझे प्लान भेजी टू सिलेक्ट द प्रॉपर हाउस। सो वो हर जगह पूरे मतलब विश्व में वास्तु फॉलो होता ही है। इसके कोर क्या है? वास्तु मतलब काम कैसे करता है? उसके पीछे का साइंस क्या है? ये एक्चुअली जो वास्तुशास्त्र है ना, ये स्टार्ट हुआ था 6000 ईयर्स एगो। ओके, और प्रॉपर वास्तुशास्त्र अपने पूरे युग में आया ये 3300 साल पहले। ओके, तो आपको पता रहेगा वास्तु पुरुष। जी, सो इसके सबसे मेन जो भगवान हम जिसको बोलते हैं ब्रह्मदेव, तो ये वास्तु पुरुष जिन्होंने बनाया, मतलब वहाँ से ही शुरुआत हुई थी। तो जो वास्तु पुरुष है आप सबके घर में देखते हैं कि वास्तु शांति के लिए उनको गाड़ते हैं अग्नि कोने में। जी, जी, तो जो वास्तु पुरुष जिस टाइम पे उसका अंत हुआ था, जब वो ऐसे धरती के ऊपर उनको एंड टाइम पे जब वो जैसे बैठे थे, उनका शेप आप देखोगे ऐसे बैठे हुए, कभी उनका फोटो देखना, तो वो उनका फेस था ईशान्य की तरफ, ओके, वास्तु पुरुष का। उनके पैर थे साउथ वेस्ट की तरफ। तो ब्रह्मदेव ने उस टाइम पे ऐसे बोला जाता है इतिहास कि शाप दिया था कि जिस तरह से उसका नाम रखा था वास्तु पुरुष। तो जिस प्रकार से ये बैठा है और जिस तरह से इसकी रचना है, उसी तरह से आने वाले सभी लोगों ने अपने घर की वास्तु की रचना करनी है। अगर वो वैसा करेंगे तो उनका घर सुख समृद्धि से भरेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उनको तकलीफें होगी। ऐसा वैदिक शास्त्र, वैदिक बुक में भी लिखा हुआ है ये सारा। सो ये ओके। इतिहास है उसका। आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं पिछले 25 सालों के अंदर, और काफ़ी सारे माइलस्टोन्स आपने अचीव किए हुए हैं। क्रिएटिविटी या कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लिए एक बहुत मायने रखता हो? हाँ, रिसेंटली हमने एक रेस्टोरेंट किया था बालेवाड़ी में। ओके, सो वहाँ पे हमको जो प्रोजेक्ट मिला था इनिशियल, सो वहाँ पे हमने उनका पहले वो कैफ़े था, कैफ़े हाउस था, वो हमको कन्वर्ट करना था इन बार एंड कैफ़े। ओके, सो उनका चैलेंजेस हमको ये था कि उनके कुछ कुछ जो एग्जिस्टिंग कुछ शेड्स है या कुछ स्टोन उन्होंने यूज़ किए थे, वो उनको सेम यूज़ करना था। तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि न्यू डिज़ाइन पूरा करना है, न्यू लुक देना है। तो हमने जब वो स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, तो उसमें जो जो उनके स्लिक स्टोन्स यूज़ किए थे, कैरा स्टोन यूज़ किए थे हम लोगों ने, उन्होंने पहले। और वहाँ पे उनका ऐसा थीम था कि पूरा उनको रॉ थीम में चाहिए था, मीन्स नॉट अ शाइनी, नॉट बिग मॉडर्न। तो वो हमने वहाँ पे जो भी डिज़ाइन किया रस्टिक थीम पे चाहिए। रस्टी थीम पे उनको पूरा वो चाहिए था, पूरा रेस्टोरेंट का लुक। और वो था ऐसे ग्राउंड बेसमेंट में था वो ओपन स्पेस अराउंड एक 1800 स्क्वायर फुट था, एंड जो इंडोर स्पेस था वो अराउंड 1500 का स्पेस था पूरा। सो हमने वो डिज़ाइन पूरा प्रॉपर डिज़ाइनिंग वास्तु एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल यूज़ करके हमने वो पूरा डिज़ाइन किया। एंड कुछ वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे हैंडक्राफ्ट शैंडिलियर लगाए जो रतन से बनते, जो सुतली से बनते। वैसे हम लोगों ने वहाँ पे हैंडमेड बना के कुछ सेंटर में ऐसे पूरे डिज़ाइन करके लगाए, जिससे उनका पूरा रस्टिक लुक थीम यूज है। हमने फ्लोरिंग में भी ऐसे कोटा स्टोन, कड़प्पा, उसको पेंट करके हमने यूज़ किया। एग्जिस्टिंग उनका बहुत बड़ा ट्री था बीच में, ओके, वो भी हमने वैसे ही रखा। उसको साइड से हमने मस्त एक 12 इंच का ऐसा टेबल फॉर्म बनाया, जिस पे बैठ के भी लोग वहाँ पे बार या बाकी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा वहाँ पे अच्छा, काफ़ी चैलेंजिंग था हमको कि एग्जिस्टिंग को ज़्यादा हाथ में लगाते वही यूज़ करके कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो वो हमारा प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा बना था, एंड उसके लिए भी हमको अब एक 2 ईयर्स अगो क्रीडाई का अवार्ड मिला था उसके लिए वेरी भी। नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपने एग्जिस्टिंग चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं होते हुए उसको पूरा नया लुक करके दिया। यस यस यस, पूरा उसको यूज़ किया हमने। अभी रिसेंटली हमने आपके एक और प्रोजेक्ट के बारे में सुना, सेठियाज हाउस, हाँ हाँ जो आपने एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। उसके प्रोजेक्ट में क्या यूनिक चीज़ें हैं जो?
आपने उसमें डिज़ाइन की हुई है। हाँ हाँ। अभी हमने रिसेंटली एक बंगलो प्रोजेक्ट किया था, वाघोली में है वो, पुणे के नगर रोड पे आता है। जी। काफ़ी ऐसा क्राउडी एरिया बोलते हैं उसको। सो उनका बंगलो अराउंड 4 BHK एंड टेरेस पे उनका एक गेस्ट रूम था। ओके। पूरा 3 स्टोरी उनका बंगलो था। सो इनिशियल स्टेज पे हमको वो काम मिला था, मीन्स उनका सिविल वर्क चालू था उस टाइम पे ही हमको क्लाइंट हमारे पास अप्रोच हुए थे ड्यू टू आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट रेफरेंस। सो वहाँ पे हमने काफ़ी ऐसा मॉडर्न डिज़ाइन किए, इटालियन मार्बल यूज़ किया। किचन्स का साइज़ उनका काफ़ी अच्छा था, मतलब अभी तक हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए लेकिन ये बहुत ही बड़ा उनका किचन का साइज अराउंड 12 by 20 का एक किचन साइज़ था उनका। तो वो पूरा फंक्शनल यूज़ कैसे होगा उसको, कलर थीम उनके थोड़े हमने काफ़ी अलग यूज़ किए। सो ओके। उसका सबसे स्टैंड बाय क्या था कि टेरेस पे जो उनका गेस्ट रूम था, अराउंड वो था 350-400 स्क्वायर फुट का। ओके। तो उन गेस्ट रूम 400 स्क्वायर हाँ, फीट। बड़ा रखा था, हाँ, काफ़ी ओके। बड़ा था वो। तो उसको हमने चैलेंजिंग उसके बंगले में पूरा एकदम हाइलाइट वो था कि गेस्ट रूम को हमने कन्वर्ट किया होम थिएटर रूम में। अच्छा। वो भी इनिशियल मतलब उनका कंप्लीट प्रोजेक्ट से 3 महीने पहले ये हमने डिसाइड किया कि आपका इतना बड़ा बंगलो है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे थोड़े अलग रूम या अलग थीम होना चाहिए। सो वो पूरा हमने कन्वर्ट किया होम थिएटर में एंड प्लस गेस्ट रूम भी, उसमें बेड भी बनाया हमने, जो कि सोफ़ा कम बेड बोलते हैं। ओके, लेकिन सोफ़ा आपको कम बेड वाला। यस यस, ताकि वो अगर कोई गेस्ट आए तो वो गेस्ट रूम भी यूज़ होगा एंड होम थिएटर भी यूज़ होगा, विथ हमने रिक्लाइनर चेयर भी यूज़ की उसमें। अच्छा। हाँ, और प्लस पूरा रूम, क्योंकि मैंने उनको बताया अगर आपको होम थिएटर करना है तो उसमें ऐसे रॉ वॉल नहीं रख सकते हम लोग, जी। क्योंकि उसमें आपका साउंड इफेक्ट जो भी होता है वो प्रॉपर होना एकॉस्टिक चाहिए, वगैरह एकॉस्टिक। लगाना। यस यस। तो हमने पूरा एकॉस्टिक किया, स्क्रीन हमने अच्छा साइज़ का लगाया, प्रोजेक्टर और स्पीकर सब एकदम ब्रांडेड अच्छे। सो वो उनका ओपनिंग भी अभी हुआ जस्ट 2 मंथ्स एगो। तो सब लोगों को वो होम थिएटर सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो मल्टी फंक्शन रूम बनाए हमने, इवन वार्डरोब्स भी बनाए। वो भी आपको समझेंगे कि वार्डरोब है विदाउट हैंडल एंड जैसे मैंने बताया सोफ़ा कम बेड विद अटैच्ड टॉयलेट्स, एवरीथिंग इन दैट। मतलब आपने उसको होम थिएटर रूम भी बनाया, गेस्ट रूम भी बनाया विद बेड एंड रिक्लाइनर्स। यस 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 Okay. So in that house particularly, that room is center of attraction. यस 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 एंड प्लस उनका लिविंग रूम भी काफ़ी अच्छा था, विथ हाफ ऑफ द साइज डबल हाइट। उनको बंगलो का था अराउंड 20 फीट का हाइट था। तो हमने बिग शैंडिलियर्स लगाए, उसमें कुछ फ्रेम्स आर्टिफैक्ट्स लगाए, तो काफ़ी अच्छा पूरा घर हमने इन हाउस एंड इंडियन मटेरियल से यूज़ करके किया है। नो नथिंग वन की इम्पोर्ट किया कुछ भी, सारा ऑन Okay. साइट हमने किया काम कंप्लीट। सो ऐसे कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स है जो आप बिलीव करते हैं कि इंडियन मॉडर्न हाउसेस या इंटीरियर्स के अंदर अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो क्लाइंट होते हैं उनका हम लोग पहले पूरा स्टडी करते हैं, हम्म। उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके नीड्स क्या है, उनके फैमिली मेम्बर्स के चॉइसेस क्या है, उनको क्या पसंद है, पहले हम उनको सब बुला के सारा उनका एक फैमिली बैकग्राउंड पूरा देखते हैं ओके। कि उनको एक्चुअली में उनका लाइफस्टाइल के ऊपर हम लोग पूरा नीड्स के ऊपर उनका पहले हम डिज़ाइन करते हैं। सो 2-3 लेआउट बनते हैं, चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद एक बार इनिशियल स्टेज में हमारा पूरा डिज़ाइन फाइनल होने के बाद एक एस्टिमेट पे आते हैं कि व्हाट बजट, राइट। एक टेंटेटिव बजट, क्योंकि बजट कोई फिक्स होता नहीं है, वो जितना भी बना वो आगे ही बढ़ता है, बट एक टेंटेटिव बजट के हिसाब से बेस्ट हम उसमें क्या दे सकते हैं, तो वो हम वैसे प्लान करते हैं एंड देन आगे फिर मैं पूरा डिज़ाइनिंग, कलर थीम, उसके मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग लिविंग रूम में आते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम बेस्ट क्या दे सकते हैं वहाँ पे। सो वैसा हम पूरा डिज़ाइनिंग थीम कर दे कंप्लीट। आप टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, मैंने यस आपकी यस। प्रोफाइल में भी देखा हुआ था। आपके कंपनी के जैसे कोच कोर वैल्यूज़ है, इंटेग्रिटी, क्रिएटिविटी, टीम वर्क। तो ये आपको कैसे हेल्प करता है आपकी पूरी टीम को लीड करने के लिए? जैसे अभी आपने देखा कि जो भी कुछ इंडियन क्राफ्टिंग या जो भी क्राफ्टेड मटेरियल होते, तो इसका यूज़ है ना अगर हम लोग प्रॉपर करते, जैसे कि कुछ ऐसे हमारे साइट्स थे कि वहाँ पे हमको कार्विंग में यूज़ करना है ज़्यादा, मोल्डिंग यूज़ करने, जी। तो ऐसे हमारे पास लेबर वेल स्किल्ड होने चाहिए, राइट। प्रॉपर वो राइट। उनको टेक्निकली पता होना चाहिए एंड विथ प्रॉपर मटेरियल यूज़ करके होने चाहिए। तो वैसे कुछ कुछ हमने ऐसे टीम बिल्ड करके रखे
एंड प्लस जो भी कुशनिंग के वर्क्स होते या जो आर्टिस्ट होते, पेंटर्स होते, ऐसे हमने काफ़ी सारे कुछ कुछ साइड पे उनको पहले एक छोटा काम देके फिर उनका काम का प्रॉपर जो उनका प्रेजेंटेशन होता है, फिनिशिंग होता है मेनली, राइट राइट तो वो हमने ऐसे सब सर्च करके ऐसे टीम हमने साथ में बिल्ड रखे कि जो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते कि कुछ ना कुछ हम प्रोजेक्ट इस जैसा या क्राफ्टिंग में या मोल्डिंग टाइप में या फिर वुडन में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो हमने रेस्टोरेंट किया अभी, उसमें हमने काफ़ी सारा वैसा ही चीज़ यूज़ किया है। पूरे हमने टेबल्स, इवन द उसके सिट आउट्स वो पूरे वुडन में बनाए हमने कंप्लीट। ओके। तो वैसे अगर क्राफ्ट्समैन अच्छे हो या प्रॉपर नॉलेजेबल हो तो वैसा आपका वो प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। सो आप मोस्टली कौन सी थीम ज़्यादा प्रेफर करते हैं आपके इंटीरियर्स के अंदर? क्राफ्ट वाली थीम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वुडन, स्टोन? कौन से मटेरियल्स में आप ज़्यादा प्ले करना पसंद करते हैं? अभी मटेरियल्स की जैसा ऑन डिपेंड होता है सबके क्लाइंट का, उनका चॉइस। अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया था पूना में, तो उन क्लाइंट को कोई भी शाइनिंग मटेरियल नहीं चाहिए था, ओके नॉट इवन की फ्लोरिंग भी, सारा ओके मैट रस्टिक। सो वे अभी वो जो आपने पूछा कि हमको तो पसंद डिपेंड ऑन क्लाइंट से ही चॉइस रहता है। अभी मैं कभी कभी हम लोग उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप ये यूज़ करो, बट उनका पहले से ही लाइफस्टाइल वैसा हो राइट तो राइट ही वो उसको हाँ बोलते हैं। तो हम लोग उनके नीड या उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। सो उनका हमने पूरा पूरा हाउस, मतलब इवन यू विल नॉट बिलीव कि हमने फॉल सीलिंग भी नहीं किया कहाँ पे भी, अच्छा पीओपी भी नहीं बनाया हमने। पूरा हमने मस्त इंडियन स्टाइल के या हैंगिंग लाइट्स पूरे रूम में, वुडन लाइट्स, उनके सारे बेड हमने प्रॉपर वुडन में बनाए। इवन लिविंग रूम में सोफ़ा कम, लेकिन हमने इंडियन सीटिंग ज़्यादा बनाया है। तो ओके वो लुक एक्चुअली देखने जाए तो एकदम इंडियन स्टाइल दिखता है और राइट लुक में एकदम वो अच्छा भी दिखता है। बट वो ऑल डिपेंड ऑन कि क्लाइंट का क्या पसंद है। राइट तो उनको राइट कोई भी ऐसा, हम अगर कुछ इनिशियल स्टेज में हम लोग उनको सजेस्ट करते थे कि ये ऐसे ऐसे हमने प्रोजेक्ट बनाए, तो उन्होंने बताया कि हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके हमको पूरा रस्टिक थीम में करना है, हमको पूरा एकदम नॉर्मल जो एकदम सिंपल होता है, सिंप्लिसिटी वैसे करना है। तो उस प्रोजेक्ट को हमको टाइम भी लगा, बट इवन हमने टाइल्स भी ऐसे यूज़ किए, पूरे ऐसे मोटिव या ऐसे डिज़ाइनर टाइल्स, बट इंडियन स्टाइल में पूरा घर। तो वो एक लुक बहुत अच्छा है उनका पूरा होने के बाद में। सो ऐसे डिज़ाइन करने हमको बहुत पसंद आता है, बट वो डिपेंड होता है कि वैसे क्लाइंट भी होने चाहिए। और कुछ हमने ऐसे प्रोजेक्ट किए, जैसे हमने एक ज्वेलरी शोरूम बनाया था कि जो उनका पूरा थीम डिज़ाइन सब फिक्स था हमारा, बट वो इतना फास्ट करना था कि वो प्रोजेक्ट हमको मिलने के लिए, वो ब्रांडेड शोरूम था, ज्वेलरी शोरूम, वो उनके पहले से इनिशियल स्टेज में उनके पहले से फिक्स होते हैं सारे डिज़ाइनर एंड राइट राइट उनके वेंडर्स भी मटेरियल फिक्स होते हैं। सिलेक्शंस वगैरह सब कुछ हो चुका तो होता वो जो क्लाइंट ने जो काम हमको दिया था, उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया था। है। ओके सो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी हमारे पास डिज़ाइनर यानी में, तो पहले तो जो ओनर है उन्होंने मना किया कि हम हमारा ही डिज़ाइनर देते हैं, जी आपको उनसे ही करना पड़ेगा। जी सो वो प्रोजेक्ट हमको मिला कि उन्होंने हमका इंटरव्यू लिया, और पहले मैंने काफ़ी ज्वेलरी शोरूम बनाए थे, ओके तो उनका एक ही चैलेंज था कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमको 45 डेज में ही बनाना है। ओके तो लास्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन रखा, तो ही आप ये काम लो, नहीं तो हमको हमारे डिज़ाइनर है वो हमको करके दे रहे। सो मेरे क्लाइंट से मेरी बात हुई, तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि नहीं वो करेंगे। सो हमको वो काम, जो चैलेंजिंग काम होता है वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो पूरा प्रोजेक्ट मतलब हमारा स्टार्ट हुआ, 8 डेज़ बाद उनका विजिट हुआ, तो उन्हें फिर से क्लाइंट को कंप्लेंट किया कि हमको देख के नहीं लगता है कि ये होगा, आपने गलत डिसीजन लिया है। ओके सो नेक्स्ट विजिट आफ्टर 15-16 डेज़ वो आए, तो जो देखा उन्होंने वो एकदम सरप्राइज हो गए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है ना जो मुझे पता है कि डिज़ाइन करते वक्त या जो बनाना है वो कैसे फास्ट होगा। हमने क्या किया कि ऑन साइट फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, फ्लोरिंग वहाँ पे स्टार्ट किया था, एंड बाजू में हमने एक स्पेस लिया था, वहाँ पे मैंने पूरे फर्नीचर के बॉक्सेस बनाना स्टार्ट किया था। ओके काउंटर, स्टोरेज वो बाजू में बन रहा था। जैसे बना हमने पूरा वहाँ पे लगा भी दिया, और विद इन 40 डेज हमारा वो वर्क कंप्लीट हो गया। अच्छा मतलब 5 दिन 5 दिन पहले ही पहले आपने ही वो कंप्लीट कर लिया। पूरा कंप्लीट हो गया वो वर्क। फिर तो आपको वो जो ओनर थे, एक्चुअल फ्रेंचाइजी के ओनर थे, उनके पास से कुछ रिवॉर्ड्स लेना चाहिए था कि 5 दिन पहले कंप्लीट करके दे दिया यस आपको। यस, तो उनका दिवाली सीजन होता है, तो जी उनको वो जल्दी चाहिए रहता है प्रोजेक्ट। जी तो मुझे पता था कि मैंने पूरा स्टडी करके ही उनको हाँ बोला था, क्योंकि मुझे पता है मैं कर पाऊँगा।
तो उनको मेरे क्लाइंट को मेरा कॉन्फिडेंस था, बट ओनर को थोड़ा डाउट था, तो वो हमारा 40 डेज में हो गया और काम भी एकदम बेस्ट हो गया, जैसा उनका थीम था, डिज़ाइन था, पूरा वैसे ही हो गया। नॉर्मली आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, हर किसी की एक कस्टमाइज रिक्वायरमेंट होती है, हर किसी का एक अपना टाइमलाइन होता है। जैसे अभी आपने अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि 45 डेज में सप्लाई करना था। तो ये आप कैसे इंश्योर करते हैं कि दोनों चीज़, कस्टमाइजेशन और टाइम, ये फुलफिल हो पाए? नॉर्मली ये दोनों चीज़ जहाँ इकट्ठा होता है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने के चांसेस हो ही जाते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन समटाइम नई चीज़ होती है तो ट्रायल एंड एरर उसके अंदर आते हैं और उससे यस टाइम डिले यस। होता है। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि वो दोनों चीज़ फुलफिल हो जाए? नहीं, इसके लिए जैसे हम लोग पूरा जो भी प्लान, डिज़ाइन, एस्टिमेशन वो सब फाइनल करते हैं। ओके। तो ये जो टाइमलाइन प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसके लिए मेनली मेरे हिसाब से दो ही चीज़ें सबसे मेन इम्पोर्टेंस है। एक तो पेमेंट फ्लो जी। एंड सेकंड डिसीजन फास्ट। राइट। यानी जो भी मटेरियल सिलेक्शन है, जो भी उनका थीम है, जो भी है, वो अगर फास्ट होगा, ये दोनों चीज़ें अगर मुझे मिली, तो मुझे पता है कि काम फास्ट हो सकता है। क्योंकि आपका दोनों में अगर पूरे पीछे हो तो काम जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल, लेबर्स, ये राइट। सब सोर्सिंग, ये सब बिहाइंड द सीन है, जो हमको पता है कि उनको कैसे इंश्योर करना है, कैसे उसको फास्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम क्लाइंट से पहले बात करते कि आप ये दोनों चीज़ें अगर फास्ट करोगे तो ये आपका टाइमलाइन में काम होगा। अगर आप इसमें कहीं पे भी आप डिले करते हो तो उतना ही टाइम आपका डिले होगा। सो ये पहले हम उनको सारा पूरा पिक्चर क्लियर करते। एंड सेकंड, जो भी हमारा टीम होता है कि किस टीम को हम पूरा चार्ट बनाते हैं, वर्क चार्ट बनाते हैं कंप्लीट। ओके। फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक क्या क्या काम होगा, फर्स्ट डे में क्या होगा, इवन 8 डेज में आप देखोगे कि उसमें लिखा होगा कि इस दिन में आपका इतना काम कंप्लीट होना चाहिए। देन 15 डेज में क्या होगा, ऐसा पूरा हम वर्क चार्ट बनाते। तो वर्क चार्ट को देख के हम पूरा वर्क का फॉलो करते ओके। और उसके हिसाब से ही काम फिर कंप्लीट होता है। फिर हमको दिखता है कि इसमें जो 8वें दिन का काम था अभी तक बाकी है, सो उसको क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है। सो ऐसे हम पूरा एक प्लानिंग करते हैं उसका, वो हमारे टीम वर्क हम प्लान करते, उस हिसाब से काम कंप्लीट हो सकता है एकदम, जो भी टाइमलाइन है उसमें। सो आपको ये मैट्रिक्स जो आप बता रहे वर्क फ्लो, वो हेल्प करता है रिव्यू करने के लिए और उसके हिसाब से आपको नए एक्शंस लेने के लिए। यस यस। आपके पास नेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर एक्सेलेंस अवार्ड तो है ही है, लेकिन आई बिलीव इंडियाज़ मोस्ट प्रोमिनेंट डिज़ाइन अवार्ड भी है आपके पास। यस यस। सो ये दोनों रिकग्निशन आपको पर्सनली और प्रोफेशनली किस तरीके से हेल्प करते हैं? आपके लिए क्या मायने है दोनों ये अवार्ड की? सबसे मेन तो ये अवार्ड मायने करता है कि मुझे अभी और हार्ड वर्क करना है। ओके। क्योंकि ये जो अवार्ड मिलते हैं, ये एक मुझे मोटिवेट होता है, मोटिवेशन मिलता है कि जो हमने अच्छा काम किया है उसका एक अपने को अवार्ड मिला है। राइट। बट वो अवार्ड से खुशी से ज़्यादा ये होता है कि अभी मैं इससे अच्छा और कैसे कर सकता हूँ, इसमें और हार्ड वर्क करके और क्या अचीव कर सकता हूँ। तो मोस्ट ऑफ जो अवार्ड्स होते हैं ये बस आपको मोटिवेशन मिलता है इससे। और जो यंग अवार्ड मुझे मिला था, तो उसमें मेरा नॉट ओनली माय प्रोफेशन बट मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, तो वो पूरा हमारा प्रोफाइल उन्होंने मांगा था कि इन दिस एज व्हाट यू हैव। अकम्प्लिश। हाँ, तो उसमें मैंने कराटे भी खेला हूँ, मैं कराटे इंटरनेशनल खेला हूँ अच्छा। मेरे। हाँ। तो वो सारे हमने उसमें जो अवार्ड मिला उस टाइम पे हमने सारा प्रोफाइल शेयर किया था। तो एशियन चैम्पियनशिप 7 कंट्रीज़ के लिए मैंने इंडिया रिप्रेजेंट हुआ था। वाओ। उसके पहले मैं नेशनल खेला था दिल्ली में, वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसी से मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ था कराटे में। देन स्पोर्ट्स मेरे फादर की वजह से मुझे ये, जब 5th-6th स्टैंडर्ड में था तब से मैं खेलते आ रहा हूँ अभी तक। एंड डेली आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, जो इंडोर स्पोर्ट्स है, इट गिव्स यू गुड एक्सरसाइज, आपका बॉडी मेंटेन होना। तो ये मैं कम से कम एक 15 साल से डेली बैडमिंटन भी खेलता हूँ। ऐसे स्पोर्ट्स से क्या होता है, आपका जितना भी स्ट्रेस है वो काफ़ी कम होता है। राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लाइफ में लाते हैं तो एक बैलेंस हो जाता है। बट आई रियली मच अप्रिशिएट यू कि आप बैडमिंटन भी खेलते हो, आप कराटे भी करते हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू यस हैव अ यस। बैलेंस। नॉर्मली हम सब लोग बातें तो बहुत सारी करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन कभी कर नहीं पाते हैं। इससे मुझे काफ़ी लोग, मेरे फ्रेंड भी बोलते हैं कि इतना टाइम कैसे करते हैं। तो मेनली इसका सीक्रेट है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जो 8 बजे उठते हैं, मैं 5 बजे उठ के ही सब ये पूरा स्पोर्ट भी करके घर पे आ जाता हूँ।
सो ये मेन आपका पूरा टाइम शेड्यूल है, आप Right, उससे पूरा ये right. कर सकते हैं। एंड अभी इस समय में ये काफ़ी ज़रूरी है हमको। आफ्टर कोविड काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ इश्यूज है, सो आपको स्पोर्ट्स एंड डाइट एंड ऑल ये सब फॉलो करना चाहिए। True. As a triple ID, you are also member of triple ID Yes, Pune, yes, right? yes. So how do you contribute yourself to this, the bigger industry of interior designer by the member of triple ID Pune? ट्रिपल आईडी में मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। एंड लास्ट 6 इयर्स मैं कमेटी मेंबर था उसका। Okay. सो जो हमारा टीम वर्क होता है कमेटी में, अराउंड 15-16 लोग होते हैं। तो ये ट्रिपल आईडी मीन्स क्या है, इंडियन इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ इंस्टीट्यूट, जो पूरे अपने भारत में इसके लगभग 30+ पूरे चैप्टर्स है। Chapters है, right? सो पूना का चैप्टर सबसे बिगेस्ट चैप्टर है। अच्छा, हाँ, अराउंड 800+ मेंबर है हमारे। wow, 800 members. यस यस, इसमें हमारे मेंबर्स आर्किटेक्ट, इंटीरियर्स प्लस ट्रेड। ट्रिपल आईडी की सबसे खासियत बात यही है कि इसमें हम लोग ट्रेड को भी इन्वॉल्व करते हैं, यानी जो भी हमारे सप्लायर होते हैं जी, प्रॉपर, वो भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। एंड प्लस हमारे स्टूडेंट जो कॉलेज के, हम कुछ रिकॉग्नाइज कॉलेज है पूना के, उसी कॉलेज के हमारे कुछ मेंबर भी बन सकते हैं। सो ये तीनों मिलके हमारा ग्रुप होता है। एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमारा एक इवेंट होता है। इस इवेंट में हम लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइनर, अवार्ड विनर आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, उनको हायर करते हैं। उनका प्रेजेंटेशन, वर्क प्रेजेंटेशन होता है। तो हमारे सारे मेंबर वहाँ पे आके, वो एक गेट टुगेदर भी होता है एंड प्लस एक न्यू नॉलेज होता है, सबको शेयरिंग होता है। एक साल भर में हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। अभी लास्ट ईयर हमने एक डिज़ाइन मेला करके किया था, जिसमें पूरे पूना के ऑलमोस्ट 50+ लोगों ने स्टॉल लगाए थे। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ था पूना में फ्रॉम ट्रिपल आईडी। तो ये काफ़ी हमारा सक्सेसफुल हुआ, जो 3 दिन का हमारा डिज़ाइन मेला था। तो उसमें स्टॉल इंटीरियर डिजाइनर्स ने लगाए थे, नहीं, एग्जिबिटर्स थे, एग्जिबिटर्स ने। ओके बट डिज़ाइन मेला हमने नाम रखा था। इस मेला मीन्स इसका हमने थीम रखा था। ओके, नॉट ओनली उसमें एग्जीबिशन स्टॉल थे, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ, हमारा एक हॉल था, वहाँ पे डेली इवनिंग में हम लोग कुछ ऐसे अलग अलग वहाँ पे हम प्रोग्राम्स लेते थे। कुछ ऐसे मतलब हैंड पेंटिंग ऑन अम्ब्रेला, ऐसे वर्क ओके, हमने वहाँ पे ओके, लिए थे। ऐसे कुछ कुछ कभी हमने एक लास्ट हमने वो तबला सब बजाने का एक पूरा ग्रुप था, जी, उनको बुलाया था। तो ऐसे अलग अलग हमने उस इवेंट में काफ़ी सारा अच्छा वो डिज़ाइन मेला हमने फर्स्ट टाइम ही बाय ट्रिपल आईडी, और बहुत अच्छा वो सक्सेस हुआ था। और प्लस हम लोग कुछ इसमें एवरी ईयर एक स्पोर्ट्स भी लाते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स, जो कि न्यू डिज़ाइनर से लेके सीनियर डिज़ाइनर भी उसमें पार्ट लेते हैं। ओके, इसमें एक बेनिफिट होता है कि सारे हम लोग एक ही स्टेज पे स्पोर्ट्स जब खेलने आते, तो उनका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा होता है। सो उसमें जब हम खेलते, तो जूनियर, सीनियर और फीमेल भी आर्किटेक्ट इसमें पार्ट लेते, तो वो एक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हम हर एवरी ईयर ऐसे अलग अलग प्रोग्राम ट्रिपल आईडी में करते हैं, और इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स एंड न्यू मेंबर्स ज्वाइन होते हैं। आज के टाइम में जैसे आपने बताया इतने सारे मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं, हर कोई अपने काम को शोकेस करना चाहता है। डिजिटल प्रेजेंस होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे? एनी प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हो या कोई नया चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, तो सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग वेरी बिग नाउअडेज। यस यस। सो आपका क्या मानना है कि डिजिटल प्रेजेंस से ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या इफ़ेक्ट आया हुआ है? एक्चुअली डिजिटल प्रेजेंस में इतना आजकल सच में इम्पोर्टेंस है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखोगे, इसमें नॉट ओनली न्यू डिज़ाइनर बट सीनियर डिज़ाइनर भी इसमें प्रेजेंस रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपका सोशल मीडिया में होने से आपको काम मिलेगा, बट आपको एक प्रेजेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अभी कोई भी न्यू क्लाइंट मिलते, तो अभी ये नहीं मांगते कि हाँ, आपका वेबसाइट दिखाओ, वेबसाइट नहीं मांगते अभी वो बोलते कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल दिखाओ, आपका यूट्यूब चैनल भेजो, फेसबुक ओके, पेज भेजो। ओके, सो वेबसाइट तो अभी आपका लगभग 90% आउटडेट हो गया है। राइट, सो जो ज़माने के हिसाब से वैसा हमको चलना पड़ेगा कि अभी आजकल ट्रेंड क्या है कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। सो मेरा मानना है कि जो नहीं थे, जिसको ये पसंद नहीं है, उनको भी इसमें आना पड़ता है, आना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ पे एक आपका प्रेजेंस होना चाहिए। मैंने ऐसे काफ़ी मुंबई के वेल नोन डिज़ाइनर आर्किटेक्ट देखे कि जिनको ऐसा नहीं कि काम नहीं है उनके पास, काम काफ़ी है सबके पास, बट उसमें आपका एक प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो अभी हमारे जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट होते हैं ना, तो चलो वो मुझे रिपीट क्लाइंट कम मिलते हैं,
बट वो फिर भी वो हमारा आज का आपका जो भी लेटेस्ट आपका प्रेजेंस है वो देखते हैं कि मार्केट में आपका 10 साल पहले ठीक है काम बहुत अच्छा था, बट आज की आज तारीख के में काम आपका में क्या काम है? कैसा है, आपका काम कैसा है। राइट। तो एक जस्ट प्रोफाइल आपका सोशल मीडिया पे होना चाहिए जो कि वो चेक कर देगी। मुझे याद है कि एक हमको प्रोजेक्ट मिला था, तो उन्होंने मतलब वो हमेशा मैंने उनका घर सबसे फर्स्ट काम किया था 25 साल पहले। हाँ। सो आज भी हमको वापस से उनका काम मिल रहा है। लगभग मैंने उनके 10-12 हाउसेस न्यू भी बनाए और रिनोवेशन भी किए काम। क्या बात है, हाँ, एक के क्लाइंट के हाँ। 12 बार आपने तो उनके 3-4 भाई प्रोजेक्ट्स है किए वो, हुए हैं। उनके मैंने रिपीट काम किए। तो अब भी जो न्यू काम हमको मिला, उन्होंने मुझे क्लियर बताया कि हम लोग और भी डिज़ाइनर देख रहे थे, ओके। मीन्स कि सोचा कि देखते, लेकिन बोले हमारे बच्चों ने आपका वो प्रोफाइल देखा, इंस्टाग्राम देखा, उनको बहुत पसंद आया तो वापस आपके पास ही आए। मीन्स एक अगर आपका प्रेजेंस हो तो आपको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान तो है ही नहीं आपको। राइट। सो आपका प्रेजेंस सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़रूरी है। सो आप ये कह सकते हैं कि आपका एक्चुअल जो पोर्टफोलियो है वो अब सोशल मीडिया बन चुका है। यस, यस। वहीं से एक कस्टमर आइडिया लगा लेता है कि मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे कौन सा डिज़ाइनर सूट हो रहा है और मैं कैसे आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। यस, यस। मीन्स ऐसा नहीं है कि काम मिलने के हिसाब से हम उस पे है, बट आपका प्रेजेंस रहा, यानी जैसे कोई भी अगर सर्च करते हैं, अगर सोशल मीडिया फॉर एग्जाम्पल नहीं हूँ, तो राइट। मुझे पता है कि मेरा कम से कम 20% मुझे लॉस है मिनिमम। क्योंकि जो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, वैसे हर कोई क्लाइंट या न्यू क्लाइंट करते ही है। तो अगर वो बताया उसके लिए मुझे समझा, नहीं बताते मुझे नहीं समझता था। राइट। सो आपका प्रेजेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। सो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो हमारे नए यंग डिज़ाइनर्स हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं या कहीं पर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनके लिए आपके ये 25 साल के एक्सपीरियंस से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? मेरा एकदम सिंपल एडवाइस है उनके लिए। अभी जैसे इनिशियल स्टेज में हमने भी कॉलेज छोड़ के डायरेक्ट वर्क स्टार्ट नहीं किया था। मिनिमम 2-3 साल मिनिमम आपको कंपलसरी अच्छा प्रैक्टिस करना ही चाहिए। आप बड़े प्रोजेक्ट के पीछे पहले मत भागो, क्योंकि ओके। आप छोटे छोटे से ही बड़ा बनोगे। बड़ा प्रोजेक्ट लेने के इसमें आप कभी कभी उसमें अगर आपकी कुछ बड़ी गलती होती है या कुछ आपको लॉस भी हो सकता है काम में, तो आपको बहुत डिमोटिवेट करेगा। तो सबसे पहले जो भी न्यू डिज़ाइनर है उनको 2-3 साल मिनिमम प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। सेकंड, कॉलेज का नॉलेज और एक्चुअल फील्ड में बहुत फ़र्क है। हमने देखा है कि जो कॉलेज में फर्स्ट आते हैं ना, वो यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कॉलेज में जो सिखाते हैं वो एक अलग हो गया कि इंटीरियर डिज़ाइन क्या है, राइट। बट प्रैक्टिकली आपको ऑन फील्ड ही आपको सब सीखने मिलता है कि कितने जन को तो प्लाईवुड के प्रकार ही नहीं पता है, लैमिनेट की थिकनेस ही नहीं पता है, वीनियर क्या होता है नहीं पता है, लकड़ी कितने प्रकार की होती है, टेले मार्बल में कितने ये होते हैं, रेट क्या होते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को कम से कम आपको 2-3 साल आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 30-40% हो गए। उसके बाद आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट लो पहले। और लोग मैंने देखा है कि बहुत जन बहुत ही कम फीस लेके काम लेते हैं। मीन्स राइट। मैंने राइट। देखा है कि जहाँ पे हमारा अगर 5 लाख फी होता है, ये लोग 1-1 लाख में काम लेते। इसमें बहुत टाइम पे इनको आधे में ही छोड़ना पड़ता है कि उनको फिर कुछ अलग स्टाइल करना पड़ता है। सो ये सब शॉर्टकट छोड़ के पहले आप छोटे छोटे से ही आप बड़े बन सकते हैं। इसके लिए सबसे मेन है कि आप पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लो, यहाँ वहाँ देखो, एग्जीबिशन अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो। न्यू जहाँ पे आपको मटेरियल सोर्स है, जहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स है, वहाँ विज़िट करके न्यू मटेरियल क्या है, ट्रेंडिंग मटेरियल क्या है। एंड सबसे मेन जो मैं हमारे स्टाफ को भी सिखाता हूँ कि आप कभी भी साइट विज़िट पे जाते हैं या साइट विज़िट देखने जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप देखो मत कि वहाँ पे क्या है। आप वहाँ पे जो वेंडर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको पूछो कि ये मटेरियल आपने इतना थिकनेस का ही क्यों लगाया, इसको आप जॉइन कैसे कर रहे हैं, सीलिंग का मटेरियल कौन सा वापर रहे हैं, इतना ही क्यों वापर रहे हैं। उनको जितना आप क्वेश्चन पूछोगे आपका नॉलेज गेन होगा। और सिर्फ है ना ड्राइंग करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो ही आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं कि ये मटेरियल मैं राइट। यहाँ पे यूज़ कर सकता राइट। हूँ, ये राइट। मैंने देखा है। अगर आप देखोगे नहीं, अगर आप सीखोगे नहीं, तो आप कुछ बना नहीं पाओगे ड्राइंग में। सो ये मैं हमेशा उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप घूमो, देखो एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लो, और तभी धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। आज कई बार कस्टमर कंफ्यूज होता है, मतलब उनके फैमिली में कोई बच्चा पढ़ रहा है या फिर कोई अभी कॉलेज ख़त्म करके निकला हुआ है, और कई बार वो एक
अच्छा प्रोजेक्ट उनके भरोसे पे स्टार्ट करते हैं यस। और बाद में जाके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे प्रैक्टिकलिटी की बहुत सारी कमी होती है कई बार, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया आपको अभी कि बहुत जन न्यू न्यू लोगों को काम देते हैं, तो मैंने इसमें यही सीखा। अभी कुछ हमारे एक दो प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आधा प्रोजेक्ट गया होगा किसी को जो न्यू डिज़ाइनर, ड्यू टू ओनली फीस कम है राइट, या पहचान वाले। राइट, तो इसमें हम बुरा नहीं मानते, हम यही देखते कि चलो जो हमको अच्छे मिलने वाले, इनको शायद इतना अच्छा काम नहीं करना होगा या उनका बजट कम होगा इसलिए वो उनके पास गए। सो इसमें मेन क्या होता है ना कि आपको जो अच्छे डिज़ाइनर है, एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, उनको पता है कि आपका काम अच्छा होगा, टाइम पे होगा, प्रॉपर मटेरियल यूज़ करके होगा। सो ये मेन इम्पोर्टेंट है इसमें। सो जैसे राहुल जी आपने बताया कि आपके एक क्लाइंट जो आपके पहले क्लाइंट थे, और सबसे खुशी की बात है कि आपके पहले क्लाइंट आज भी आपके साथ है 25 साल के बाद, और वो 12-13 प्रोजेक्ट आपके साथ कर चुके हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है कि आपके क्लाइंट आपके पास वापस आ रहे हैं? अभी जैसे मेरा जो स्टार्ट हुआ था इनिशियल स्टेज में आफ्टर प्रैक्टिस, तो सोनीगरा करके है जो क्लाइंट, मिस्टर सोनीगरा, वो 4 भाई है। जी, तो उस टाइम पे वो सब एक एक साथ ही रहते थे। तो उनका 2 फ्लैट का काम मुझे मिला था, जो मेरा सबसे फर्स्ट काम था। तो उस टाइम पे मैंने फेज़ नहीं देखा मुझे कितना मिल रहा है, मैंने ये देखा कि मुझे प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। तभी वहाँ पे हमको 1 या 2 ही कॉम्पिटिटर थे, ओके, बट वो काम मुझे मिला। सो उनका काम मैंने फर्स्ट होने के बाद भी उनको जो चाहिए था, एक्सपेक्टेशन था, डिज़ाइनिंग, ये पूरा एकदम अच्छी तरह से इन टाइम और इन बजट करके दिया था मैंने। ओके, तो वो काम मेरा स्टार्ट होने के बाद ही उनके मुझे और भी रिलेटिव्स के काम मिले, या मुझे वो दिखाने को हुआ कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए। तो बाद में जैसे उनका भी बिजनेस बढ़ा, वो भी कुछ नए घर लेते गए, तो उन्होंने वापस से मुझे बुलाया। एंड आज भी मैं उनका घर वापस से, जो हमने घर वापस 2 बार बनाया, वो तीसरी बार भी मैं ही रिनोवेशन कर रहा हूँ उनका घर अभी भी। सो उनको एक ट्रस्ट होता है इसमें। सबसे मेन है कि क्लाइंट को हम ट्रस्टली कैसे हम उनको पूरा हैंडल करते हैं, या उनको मैं भरोसा जो भी दे रहा हूँ मेरे काम का, मेरे पूरे जो टीम वर्क का, क्वालिटी वर्क का, वो उनको एक ट्रस्ट बेच जाता है कि वो आँख बंद करके ही मुझे काम देते हैं। सो इसमें मेनली क्या होता है कि उनको एक सबसे पहले न्यू डिज़ाइन, उनको भरोसा, ट्रस्ट, ये सब उनमें बिल्ड होना चाहिए। और वो हम बोलने से नहीं होता है, वो उनको देख के ही समझ जाता है कि जो भी हम बोल रहे, जो डिज़ाइन दे रहे, जैसा बता रहे वैसा ही काम हो रहा है क्या। कहाँ पे भी हम फॉल्स मतलब उनको कमिटमेंट बोलो, राइट, या रॉन्ग मटेरियल यूज़ करना बोलो, या जो भी है कि कुछ पैसे यहाँ हवा करना है, इन शॉर्ट ये भी बहुत बड़ी बात होती है उसमें। तो उनको एक ट्रस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट की है। ऐसे हमने पूना भी, मैंने एक लक्की स्टार करके ब्रांड है सैलून का, ओके, तो उनके पूरे पूना में अराउंड 14 या 15 पूरे शॉप्स है, जो मैंने उनके 10 शोरूम मैंने ही बनाए उनके। ओके, तो उनका भी सेम है, उनके सैलून मैंने बनाए, उनके घर हमने बनाए, अभी भी हम उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो वो भी मेरे से लगभग 17-18 साल से जुड़े वो हमसे। जब सैलून सब्जेक्ट हमको कॉलेज में भी नहीं सिखाया था, एंड ना ही मैं कहा सीखा था। तो जब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया उसके बाद मुझे इनका प्रोजेक्ट मिला, और अभी तक हमने अराउंड 60+ सैलून बनाए मैंने। 60+ हाँ, सलून्स, यस यस, अभी तक मतलब उनके ही 10 बनाए, वाओ, और बाकी ऐसे देख के ही, क्योंकि सैलून एक ऐसा सब्जेक्ट था उस टाइम पे। जब मैंने फर्स्ट सैलून बनाया था 2003 में, ओके, तो ना मुझे कॉलेज में सीखा था मैं, ना हमको कहाँ सीखने मिला था। तो वो एक प्रोजेक्ट मैंने पूरा ध्यान दे के सीखा, एंड यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ मैंने उसका 5000 फीस लिया था। बट वो मुझे काम चाहिए था क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, एंड हम घर ऑफिस तो बनाते, राइट, बट सैलून राइट, उस टाइम पे अलग सब्जेक्ट था। राइट, जैसे तो आपने वहाँ से बताया कि चैलेंजेस आपको हम्म, बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई थिंक हाँ, उसी लिए आपने उस टाइम पे इतनी कम फीस में भी वो काम लिया होगा। यस यस, तो उसी का फल मिला कि मैंने एक सैलून के बाद इतने सारे सैलून बनाए। अगर वो मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इतने, या मुझे आगे के प्रोजेक्ट मिल सकते थे। जैसे आपने बताया कि क्लाइंट आपके पास रिपीट आ रहा है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स काम करते हैं, जैसे उनके बजट के अकॉर्डिंगली वो कंप्लीट होना,
नॉर्मली इंडस्ट्री में माना जाता है कि जो बजट डिफाइन हुआ है उससे एटलीस्ट 15-20% तो ऊपर जाना ही जाना होता है यस यस स्टार्टिंग से एंड होते होते। तो जब आपके पास कोई बजट वाला क्लाइंट होता है, अब जिसका बहुत टाइट बजट हो और जो बहुत डिफाइन करके चल रहा हो कि नहीं अपने को इतना ही टोटल स्पेंड करना है, उस प्रोजेक्ट को आप कैसे डील करते हैं और उसमें आप उसी बजट में कैसे कंप्लीट करते हैं? अभी जैसे आपने जो सवाल किया उसमें क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे पीसीएमसी एरिया हो गया, पूना एरिया थोड़ा अलग है, जी। और हमारे कुछ प्रोजेक्ट मुंबई में भी चल रहे हैं। तो Okay. सबका क्या होता है ना, सिटी वाइज एंड एरिया वाइज एंड क्लाइंट के सबके बजट अलग अलग होते हैं। राइट। अभी मुंबई में काम करते तो बजट ही नहीं होता है कि बाजू वाले ने 50 लाख किया है, मेरा 60 गए तो भी चलेगा, उससे अच्छा होना चाहिए। ओके। बट कुछ एरिया में ऐसा होता है ना कि उनका बजट फिक्स होता है कि मुझे 2 BHK में 15 लाख ही खर्चा करना है जी। या इतना ही करना है। तो फिर हम वो वैसे भी हम काम अच्छी तरह से ही करते हैं, बट उसमें हम उनको मैक्सिमम क्या डिलीवर दे पाएंगे, 15 लाख में हम क्या क्या कर पाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम लो मटेरियल यूज़ किया, वैसे हम नहीं करते। उन्होंने जो बजट दिया है उसमें होगा या ना होगा हम बताते हैं, उसमें कुछ कितना बढ़ सकता है या आपका और थोड़ा आप बजट बढ़ाओगे तो कैसे अच्छे हो सकता है प्रोजेक्ट, आपका ड्रीम होम में आपका कैसे प्रॉपर बनेगा, वो हम उनको बताते हैं। फिर वो थोड़ा एक्सटेंड या जो उनका बजट है उस बजट में हम काम करते हैं। इसमें सबसे मेन होता है ना कि आपका सोर्स ऑफ मटेरियल, जो भी आपको मटेरियल मार्केट में अगर जो चीज़ 100 रुपये में मिल रहा है उसको हम वही क्वालिटी का उनको मिनिमम में कहाँ से सोर्स करके दे। ये ओके। काफ़ी सारी छोटी बातें है बट ये हम काफ़ी ध्यान देते हैं इसमें, क्योंकि बहुत जन डिज़ाइनर में देखता हूँ कि जो मिल रहा है ले लो, कितने में मिल रहा है ले लो, बट हम क्लाइंट का सेविंग कैसा हो ये सबसे मेरा इम्पोर्टेंट रहता है कि क्लाइंट को कहाँ पे भी लॉस नहीं होना चाहिए। उनका जो वो घर पे पैसा लगा रहा है, ऑफिस में पैसा लगा रहा है, वो कहीं पे भी लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इन बजट होना चाहिए। प्लस कि लेबर्स, तो लेबर्स भी हम लोग जो भी उनको लेबर्स हम वेंडर्स उनको प्रोवाइड करते हैं, उनके भी रेट जो है हम पूरा पहले वेरीफाई करते हैं, प्रॉपर उनका सारा कैलकुलेशन चेक कर दे, उस हिसाब से ही पूरा हम प्रोजेक्ट करते हैं और वो फिर विद इन बजट होता है। जहाँ पे बजट बढ़ने वाला रहता है उस टाइम पे हम उनको बताते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोफ़ा है जो अगर 60,000 का है, आप थोड़ा और अच्छा लोगे तो लुक अच्छा आएगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट हाईलाइट होगा। ऐसे ऐसे उनको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं। तो विद इन बजट काम करना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 3 BHK का वो 1 करोड़ में करता है तो अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि स्पेंड इतना मनी हो गया है। राइट। राइट। सो वही प्रोजेक्ट अगर आप 60 लाख में कर रहे हो और उसको भी कैसे अच्छा कर पाओगे, राइट। तो वो एक मेन इंटीरियर का चैलेंज होता है कि जो ये मैंने ऐसे काफ़ी सारे काम किए हमने ऐसे। जैसे आपने बताया कि जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए अपकमिंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनको पहले 2-3 साल में प्रैक्टिस करना चाहिए कहीं Yes. पर भी किसी भी सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट के साथ। करेक्ट। उनको बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आपने बताया कि मटेरियल सोर्सिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और उसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट का बजट डिफाइन होता है। तो अगर जो नए उभरते इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनको ये मटेरियल का नॉलेज चाहिए हो या उनको ये पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो तो वो कैसे हासिल हो सकती है? अभी जो भी मटेरियल सोर्स होता है, एक तो सबसे मेन आपको मार्केट का ट्रेंडिंग या अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, अगेन ऑल डिपेंड ऑन कि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग क्या है। अभी जैसे कुछ हमारे क्लाइंट है जिनका बजट बहुत लिमिट नहीं होता है, कितना भी खर्चा करो बट उनको अच्छा चाहिए प्रोजेक्ट, राइट। तो उस टाइम में हम लोग कुछ उनको सजेस्ट करते हैं कि हम चाइना जा सकते हैं, मिलान जा सकते हैं, वहाँ से कुछ मटेरियल हम सोर्स कर सकते हैं। और प्लस जो भी न्यू मार्केट में क्या चीज़ आ रहा है इसके लिए आपको अच्छे अच्छे जो सप्लायर होते हैं उनसे हम लोग हमेशा मैं कनेक्ट रहता हूँ कि क्या मटेरियल न्यू आया है। अभी ओके। जैसे लैमिनेट तो सबको पता है, बेसिक लैमिनेट है, राइट। बट हैंड मटेरियल क्या आया है और न्यू जो आजकल हम ये सारा जो थीम है ये लगभग पूरा यूरोप कंट्री से बोलो, मिलान जो हमारा वहाँ पे एग्जीबिशन फेयर होता है एग्जीबिशन, राइट। तो मैं सबको मतलब ऐसा हम लोग जाते हैं कभी कभी 4-4 5-5 साल में हम भी विजिट किए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ट्रेंड होता है, वहाँ का जो डिज़ाइन होता है, लगभग सारे अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट इंटीरियर उसको फॉलो करते हैं। ओके। तो वो आपको नॉलेज मिलना ज़रूरी है, आपको वहाँ पे विजिट करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, एंड वर्कमैनशिप
जो कि इतना उनका फिनिशिंग में आता है मटेरियल। अगर आप मटेरियल भले ही लेमेट 20,000 वाला लगाओ, लेकिन अगर आपको उसने अच्छे फिनिशिंग में आपने नहीं लगाया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। राइट। उसको फिनिशिंग के क्या करना है, हार्डवेयर कौन से अच्छे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप छोटी छोटी बातें ही सीखोगे तो न्यू मटेरियल, न्यू ट्रेंडिंग, जैसे पीयू पेंट अभी आए, उसमें डिज़ाइन आए काफ़ी सारे, बहुत सारे मटेरियल का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो ही आप ये सारा डिलीवर कर पाओगे। नहीं तो नॉर्मल कारपेंटर भी आपका घर बना देगा, बिल्कुल। तो डिज़ाइनर का फ़ायदा क्या है। तो उनको, क्लाइंट को हम लोग जो जो न्यू मटेरियल या मोनोपली डिज़ाइन हम देंगे तो वो घर आपका स्टैंड आउट होगा, अच्छा होगा। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू राहुल जी। हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी तक राहुल जी को सिर्फ जो उनके क्लाइंट्स थे वही जानते थे। अब राहुल जी की फिलॉसॉफी, राहुल जी की कोर वैल्यूज़ अब पूरे इंडिया की ऑडियंस को पता लगेगी। सो थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड इट वॉज वेरी मच प्लीजिंग कन्वर्जेशंस विथ यू। थैंक यू। थैंक यू आपको भी, थैंक यू वेरी मच।